अब आवाज सही आ रहा है? चलिए, तो आवाज उस समय से नहीं आ रहा था, तो आप लोग तैयार हो गए हैं। चलिए देखिए, तो अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। आवाज सही आ रहा है? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो आवाज सही आ रहा है? हाँ। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड 2027 में अगर एग्जाम देने वाले हैं, अगर चाहते हैं कि साइंस में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं और कैसे पढ़ाई करें कि अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, तो आप लोग जो है इस वीडियो पर ज्वाइन हो जाइए। जल्दी से क्लिक कीजिए और क्लिक करते हैं जो है ना, जितना भी आज हम क्वेश्चन बतलाएंगे, यानी भौतिक विज्ञान हो गया, यानी फिजिक्स, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का महासंग्राम बैच के द्वारा आगाज किए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से सभी विद्यार्थी जी लाइव में जुड़ जाएं और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देते चलिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आप लोग को याद भी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आप लोग कितना अभी तक तैयारी कर पाए और कितना भी बचा हुआ है। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन के जवाब देने के लिए तैयार हैं? आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आप तो लोग तैयार हो चुके हैं। चलिए, तो आज हम देखते हैं कौन विद्यार्थी जो है सबसे ज्यादा नंबर लाता है। हम सभी का जवाब देंगे आज, ठीक ना? तो आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। विजय कुमार तैयार हो गए हो? गणेश कुमार, चलो बहुत ही अच्छा। तो चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो इधर। जल्दी से आप लोग जवाब दो कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा दीपक कुमार, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। विजय कुमार ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है, नहीं काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और एक चीज यहीं से बतलाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है ना, याद हो गया। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा, गणेश कुमार ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ना। देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा, ऐसे ही आप लोग जवाब देते चलिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ऑप्शन है एफ बराबर आर है, ऑप्शन बी है एफ बराबर आर बाई 2 है, ऑप्शन सी है आर बराबर एफ बाई 2 है, ऑप्शन डी है एफ बराबर 2r है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो क्या बतलाया है? फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी एफ बराबर आर बाई 2, यानी जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बहुत ही अच्छा सत्यम कुमार, ऐसा ही जवाब देते चलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? अभी जस्ट आप लोग को बतलाए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी तिरछा और ऑप्शन डी औंधा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। दीपक कुशवाहा बहुत ही अच्छा है। क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो बताइए जल्दी से प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है?
प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है, यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। यानी ऑप्शन है साइन आर बट्टे साइन आई, ऑप्शन बी है साइन आई बट्टे साइन आर, ऑप्शन सी है साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। गणेश कुमार बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, जो क्या होगा, साइन आई बट्टे साइन आर। बहुत ही अच्छा, ऐसे ही आप लोग जवाब देते चलिए, इससे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन दीजिए, जवाब क्या होगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है डायोप्टर, ऑप्शन डी है वाट। तो जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थी जी, हमारे रसगुल्लो ना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा ना। क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस। तो जल्दी से आप लोग बताइए किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। विजय कुमार बहुत ही अच्छा ना, क्या है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी जी, क्या होगा, अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, या कोई नहीं होती है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, जल्दी से आप लोग बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है रेटिना या दृष्टिपटल। तो जल्दी से बताइए मानव नेत्र में जो है किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा विद्यार्थी जी, रेटिना यानी दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए बहुत ही अच्छा विजय कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए है 25 मीटर, ऑप्शन बी है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है अनंत। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और अधिकतम दूरी कितना होता है, अनंत होता है। अधिकतम दूरी कितना होता है, अनंत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग जल्दी से इसका कमेंट दीजिए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है वलयाकार लेंस, ऑप्शन डी है बाइफोकल लेंस। तो बताइए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, और ऑप्शन डी है समतल लेंस। तो प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से कमेंट कीजिए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के लिए जो है ना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर निकट की बात कहा जाए
निकट की बात कहा जाए तो देखिए निकट में कितना लेटर है, 1 2 3 लेटर है। तो याद रखिएगा 3 लेटर है तो इसमें 4 लेटर वाला लेंस लगेगा, जो क्या है ओ व त ल, इसमें क्या है 4 लेटर है ना, याद रखिएगा। उसके बाद दूर की बात कहा जाए तो दूर में क्या है 2 गो है ना, तो इसके लिए 3 गो वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, उत्तर लगेगा 3 गो। तो अब आप लोग को याद हो गया है निकट दृष्टि में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन दे ही दिया है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो जल्दी से बताइए। तो अभी तुरंत आप लोग को बतलाए थे कौन सा लेंस हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा अब है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन है, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन है, और ऑप्शन सी है प्रकाश का परिकिरण। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए जल्दी से। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोग जो है जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि विद्युत विभवांतर का या विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है एम्पियर होता है, ऑप्शन बी है ओम होता है, ऑप्शन सी है वोल्ट होता है, और ऑप्शन डी है कूलम्ब होता है। तो विद्युत विभवांतर का या विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा, यानी वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ना। चलिए प्यारे विद्यार्थी जी अगला क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट में, जितना ज्यादा हो सकता है इतना जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विजय बहुत ही अच्छा, ऐसे और भी विद्यार्थी जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वोल्ट होता है, ऑप्शन बी है ओम होता है, ऑप्शन सी है कूलम्ब होता है, ऑप्शन डी है जूल होता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। अभय कुमार बहुत ही अच्छा आंसर है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एम्पियर बराबर कितना होता है, ऑप्शन आपके सामने है, ए होगा, बी या सी। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए 1 एम्पियर बराबर जो होता है 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा ना। आगे बढ़े विद्यार्थी जी, आप लोग को मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा। दीपक कुमार, विजय कुमार, अभय कुमार, आप लोग ऐसे ही जवाब देते चलिए ना। चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, गर्मी भी बहुत लग रहा है, हीटर लगा हुआ है ना। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, तो नहीं तो हो सकता है चेहरा जल जाएगा ना। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, बताइए जल्दी से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तांबा का बना होता है, लोहा का बना होता है, या टंगस्टन का बना होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन सी बहुत ही अच्छा, टंगस्टन का बना होता है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है एम्पियर है, ऑप्शन बी है वोल्ट है, ऑप्शन सी है ओम है, और ऑप्शन डी है वाट है। तो बताइए जल्दी से विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही अच्छा दीपक कुमार,
विद्या मंदिर कोचिंग से ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्या है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है। ऑप्शन है ओम है, ऑप्शन बी है वोल्ट होता है, ऑप्शन सी होता है कूलम्ब होता है, और ऑप्शन डी क्या, ऑप्शन सी एम्पियर है, ऑप्शन डी क्या है, कूलम्ब है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी बहुत ही अच्छा आप लोग का आंसर आ रहा है ना। चलिए आप लोग, लग रहा है कि आप लोग तैयारी में जुट गए हैं, आप लोग सही में बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में बैठने वाले ना। तो ऐसे ही आप लोग और भी क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी है समांतर क्रम में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। विद्युत परिपथ में जो है एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी जी बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग का है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को पूछा जाए तब क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा वोल्ट मीटर जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, इन्हीं समांतर क्रम का ही दूसरा नाम क्या होता है, पार्श्व क्रम होता है। क्या होता है, पार्श्व क्रम। यानी वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, अभी तुरंत आप लोग को बतलाया, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्या होगा, वोल्ट मीटर जो है ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा ना प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम निहित है, इसका सूत्र क्या होगा जल्दी से बताइए। V बराबर आई बट्टे आर, V बराबर आई गुने आर, V बराबर आर बट्टे आई, आई बराबर V गुने आई। जल्दी से आप लोग बताइए ओम का नियम निहित है किसमें, यानी V बराबर आई गुने आर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। तो अगर आप लोग के पास भी एनर्जी है, ऊर्जा बना हुआ है, अगर खाए पिए हुए हैं, तो आप लोग जल्दी से कमेंट तो कीजिए, तब तो पता चलेगा एनर्जी बना हुआ है ना। हाँ विजय कुमार बहुत ही अच्छा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, और भी विद्यार्थी जी जल्दी से कमेंट कीजिए कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, न्यूटन होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है, जूल होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। देखिए एक प्यारे विद्यार्थी जी का आईडी का नाम है हनुमान जी ना। चलिए हनुमान जी आप लोग तैयार है ना, बहुत ही अच्छा। आज हनुमान जी पहुंच चुके हैं क्लास में, जवाब भी दे रहे हैं। हनुमान जी का ऑप्शन है बी, क्या सही है, चलिए देखते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज गलती से हनुमान जी जो है ना चौका लगा दिए, छक्का लगाने के चक्कर में ना। चलिए ऐसे ही जवाब देते चलिए। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए हम ऑप्शन सही से लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल। ऑप्शन बी है 3.6 गुने 10 पावर 5 जूल और 3.6 जूल। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल होता है। इसी को हम कितना बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। आपके घर में जो विद्युत से जो है ना मीटर से बिजली बिल उठता होगा, किस में उठता है, यूनिट में उठता है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से इसका जवाब तो दीजिए, गर्मी भी लग रहा है ना, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी जवाब दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। ऑप्शन है नाइक्रोम का,
टंगस्टन का, तांबा का। देखिए विद्युत हीटर लगा हुआ है आप लोग के सामने, आप लोग को गर्मी तो नहीं लग रहा होगा अभी ना, नहीं लग रहा होगा, आप लोग जवाब दीजिएगा तब तो लगेगा। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। और टंगस्टन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है। यानी याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जितने भी हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट का मतलब समझ रहे हैं, नहीं जो गर्म तापन अवयव है, जो तापन अवयव है, जैसे क्या हो गया? विद्युत हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, आप घर में विद्युत इस्त्री का प्रयोग करते होंगे, नहीं क्या, आयरन मशीन जिसको बोलते हैं ना, उस समय किसका तार होता है? नाइक्रोम का तार होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का तार होता है। बहुत ही अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? विजय कुमार, बहुत ही अच्छा जवाब है। आप लोग ऐसे ही जवाब देते चलिए। मेरे हनुमान जी पिछड़ गए हैं ना, कहीं लग रहा है चढ़ गए। चलिए तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनरेटर कहते हैं। यानी जनरेटर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी उत्पन्न होता है, ठीक ना, तो यानी जनित्र, जनरेटर। ठीक है, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? और डायनेमो कहाँ लगा रहता है आप लोग को पता होगा? चालू कोर जनरेटर ना, जनरेटर के आगे में क्या देखते हैं? डायनेमो लगा रहता है। तो बोलिए जल्दी से, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डीसी धारा यानी निर्दिष्ट धारा, एसी धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा, या दोनों होता है? विद्यार्थी जी जल्दी बताइए, या कोई नहीं होता है? क्या होगा इसका आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? जल्दी से बताइए कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि डायनेमो से जो धारा प्राप्त होती है, डीसी और एसी दोनों प्राप्त होती है। डीसी और एसी दोनों प्राप्त होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी जी सी मारे हैं उनका बहुत ही अच्छा है, आप लोग बहुत ही बेहतर तैयारी कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लग रहा है कि आप लोग जान 2027 में चीर फाड़ के नंबर लाइएगा ना, इतना बेहतर रिजल्ट आएगा। तो आप लोग तैयार हैं? जल्दी से अगला क्वेश्चन निकाले, जवाब दीजिएगा। चलिए आपके सामने आ गया अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है उष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से बउआ लोग जल्दी से आंसर बताओ, क्या होगा? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ए राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी ए राइट आंसर दिए बहुत ही अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का तीव्रता का मात्रा क्या है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है ओम है, और ऑप्शन डी है वोल्ट है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। विजय कुमार बहुत ही अच्छा आंसर, दीपक कुमार, अभय कुमार, चलिए बहुत ही अच्छा आंसर है। जल्दी से बताइए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। और आप लोग के गाँव में भी एक आध गो बेवड़ा होगा ना, बेवड़ा समझते हैं? बेवड़ा का मतलब क्या होता है? नहीं समझते हैं? चलिए बहुत ही अच्छा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? याद रखिएगा वेबर होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है? वेबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस क्या है? ऑक्सीजन है, अमोनिया है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है? CO2 गैस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है? चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन तो आप लोग के सामने दो ही रखे हैं ना।
चलिए बी सी को जो है ना हम बी बना दे रहे हैं ना। दो ऑप्शन आप लोग के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। विजय कुमार बहुत ही अच्छा आंसर है। अभय कुमार आप लोग ऐसे जवाब देते चलिए। एक विद्यार्थी देखिए कमेंट कर रहा है सर एक गाना प्लीज गाइए ना। अरे बोकला सब हमारा गाना नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलिए हाँ तुम लोग लिख के दो, हम गा दे रहे हैं, ठीक है। चलो कोशिश करो लिख के दो तो हम जरूर गाने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे हनुमान जी फिर से आए हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना। चलिए देखिए पहले इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, फिर गाना सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं ना। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। Na2SO4 BaCl2 BaSO4 और 2NaCl ना। तो जल्दी से देखिए क्या हो रहा है इसमें। इसका जो है एक ऑप्शन यानी ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बतलाए थे ना। क्या बतलाए थे, अगर जो है बउआ तोहर गर्लफ्रेंड को कोई तोहर दोस्तवा ले जाता है ना, और तोहर दोस्तवा जो है तोहरा ओपन गर्लफ्रेंड तोड़ा दे देगा तो कौन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर वही चीज हुआ है। Na2 का गर्लफ्रेंड कौन था, SO4 था, और बेरियम का गर्लफ्रेंड कौन था, क्लोरीन था ना। ये दोनों में क्या कर लिया, अदला बदली कर लिया है। SO4 जो Na2 का गर्लफ्रेंड था ये केकरा साथ भाग गया, बेरियम के साथ भाग गया। और Cl2 जो था गर्लफ्रेंड केकर था, बेरियम का था, ये केकरा साथ भाग गया है, सोडियम के साथ भाग गया। यानी दोनों में क्या हो गया, अदला बदली कर लिया ना। और जैसे ही अदला बदली किया तो कौन अभिक्रिया होगा, याद रखना द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा ना। अरे बोकला सब तुम लोग जो है ना अपने गर्लफ्रेंड को अदला बदली नहीं कर लेना ना, यहाँ पर सिर्फ समझा रहे हैं ना। चलो बहुत ही अच्छा अभय कुमार ना, याद हो गया। यानी जब बउआ दोनों में अदला बदली हो, क्या हो, अदला बदली हो, यानी एकर वाला ओकरा चल जाए, ओकर वाला एकरा चला है, तो कौन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग को मजा आ रहा है ना, ऐसा ही मजा आएगा, आप लोग जुड़े तो रहिए हमारे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संक्षारण कहते हैं, ऑप्शन बी है विकृत गंधिता कहते हैं, और ऑप्शन सी है विस्थापन कहते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, या अपचयन अभिक्रिया है। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए। दीपक कुमार बहुत ही अच्छा ना, जल्दी से बताइए शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण जो है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। यानी शोष जब हम लेते हैं क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, यानी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उभयगामी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा, दीपक कुमार, गणेश कुमार, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। चलिए बहुत ही अच्छा, ऐसे आप लोग जवाब देते चलिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 5 होता है, ऑप्शन बी है 7 होता है, और ऑप्शन सी है 14 होता है। तो जल्दी से बताइए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। याद रखना बुआ जी, उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अभय कुमार बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए तो अभी तक आप लोग सभी विद्यार्थी जो है जो लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए। सभी विद्यार्थी जी वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, और जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से करिए। तो देखते हैं आज कितने विद्यार्थी जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। सभी लोग कर लिए हैं, वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। तो चलिए बहुत ही अच्छा, चलिए हम शुरुआत करें। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है। यानी अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है।
7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से कम होता है, 14 से अधिक होता है। तो जल्दी से बताइए अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है क्या होता है, 7 से कम होता है। और जो 7 से अधिक होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। 7 से अधिक होता है वो कैसा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्षारीय होता है। और जो 7 से कम होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है। और जो 7 के बराबर होता है कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी समझ में आ गया है। एक लड़का कमेंट करा पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं ना। अरे बोकला सब जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का जवाब दो ना, पुष्पा तो नहीं झुक रहा है ना। चलिए लेकिन तुम झुक जाओगे एग्जाम में, तो आप लोग जवाब दो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, 0 होता है। तभी आप लोग को तुरंत बतलाए थे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाँ अभय कुमार जल्दी से बताओ क्या, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा, जय श्री राम ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि हमारे शरीर का पीएच मान किस सीमा के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर का पीएच मान किस सीमा के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या है, 6.0 से 6.8 तक, 7.0 से 7.8 तक, 2.1 से 3.8 तक, 5.1 से 5.8 तक। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए मेरे प्यारे हनुमान जी फिर से आए हैं ना। अभी हनुमान जी, जय हनुमान गुण गुण सागर ना। चलिए बहुत ही अच्छा। हमारे शरीर का पीएच मान किस सीमा के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। एक गाना एक गाना एक गाना ना, तो आप लोग गाना लिख करके दीजिए, हम जरूर गाएंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन तब तक देखते हैं। आप लोग गाना लिखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, लिटमस विलयन किस पौधे से निकाला जाता है। जल्दी से बताइए कि लिटमस विलयन जो है किस पौधे से निकाला जाता है। ऑप्शन ए है लाइकेन से, ऑप्शन बी है लाल पत्ता गोभी से, और ऑप्शन सी है हल्दी से। जल्दी से आप लोग बताइए जल्दी से, इसका क्या होगा, लिटमस विलयन किस पौधे से निकाला जाता है। तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, लिटमस जो है लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकेन से। तो आप लोग को याद हो गया लिटमस किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा का सूत्र क्या है। रे बउआ इसका आंसर जल्दी से दो। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विजय कुमार बहुत ही अच्छा आंसर, हनुमान जी बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए और कौन है, और कोई भी जवाब इसका दीजिएगा, जल्दी से दीजिए। तो धोने का सोडा का सूत्र क्या होगा, धोने का सोडा का सूत्र क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। दीपक कुमार, गणेश कुमार बहुत ही अच्छा आंसर है, विजय कुमार। चलिए अभय कुमार, सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा जब धोने की बात आए तो आप लोग जो है ना कम एक बाल्टी में कपड़ा वपड़ा नहीं धुआता है ना। क्या बाल्टी में पानी लगता है, लगभग 10 बाल्टी लग जाता होगा। तो वही चीज उससे भी याद रखिएगा आप लोग, यानी धोने का जो सोडा होगा Na2CO3 इंटू 10H2O यानी 10 बाल्टी पानी रखिएगा ना। 10 बाल्टी पानी में आप लोग कपड़ा धोते हैं। याद हो गया आप लोग को। अब कभी भूलिएगा धोने के लिए क्या बाल्टी पानी लीजिएगा, 10 बाल्टी यानी Na2CO3 इंटू 10H2O ना। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से, यहां तक आप लोग समझ चुके हैं ना। अगर आप लोग यहां तक समझ चुके हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या इससे आगे भी क्लास स्टार्ट रखें, स्टार्ट रखें इससे भी आगे क्लास। क्या आप लोग तैयार हैं। चलिए 1 मिनट आप लोग इंतजार कीजिए, थोड़ा इससे आगे बढ़ा देते हैं। चलिए 1 मिनट आप लोग रुके रहिए।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अब यहाँ से ऐड कर रहे हैं ना। चलिए चलिए, तो अभी पीडीएफ नहीं खुल रहा है ना, पीपीटी ना, तो आप लोग जो है ना आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, तो आप लोग फिर से कल हमारे साथ जुड़िएगा ना। आप लोग तैयार हैं? आज मस्ती आया है, आप लोग बहुत ज्यादा खुश भी है ना। हनुमान जी भी आज दर्शन हुआ है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। आप लोग अगले दिन जो है जो भी चीज है सब कुछ आप लोग का पूरा करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग क्या अभी और पढ़ाएं क्या? आप लोग जल्दी से बताइए। एक गाना ना, तो आप लोग को कितना बार बतलाएगा? आप लोग गाना लिख करके कल आइएगा, ठीक ना। कल हम आप लोग को गाना जरूर बतलाएंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय महाकाल ना। चलिए बहुत ही अच्छा। हनुमान जी खूब आया से रहे नाम लिए बात 8-10 को सब जुड़ ले रहा है क्या भी 14 का लायक हुआ है पता नहीं पीडीएफ भाई करने गया कितना बज गया? 9 बज गया